नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो अभी कोर्स चल रहा है डीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, और डीएड सेकेंड ईयर के अंदर हमारा पेपर चल रहा है, जिसको यदि आप सेकेंड ईयर की दृष्टि से देखें तो पेपर फर्स्ट ही है। लेकिन यदि आप इसको पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में जो है वो 12 पेपर होते हैं, और यदि उसकी दृष्टि से अपन देखते हैं तो 6 पेपर हमारे फर्स्ट ईयर में हो जाते हैं, और 7वां पेपर जो है वो सेकेंड ईयर से में 7वें पेपर से स्टार्टिंग होती है। और 7वां पेपर आज जो है वो हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसकी 2-3 वीडियो हम पहले भी आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर चुके हैं। बाकी की जो है आज हम पढ़ेंगे हमारी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट की और यूनिट नंबर थर्ड, ये दोनों की वीडियो जो है हमने पहले रिकॉर्ड कर दी थी। यूनिट 2 किसी कारणवश से जो है वो रह गई थी। आज हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट 2 के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ हमें को पढ़ लेनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक हमको याद करने हैं, कैसे पढ़ना है, इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। तो ये चीज़ें हम शॉर्ट रूप में जो है वो आपके सामने विश्लेषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि आप टॉपिक की बात करें यूनिट सेकंड में, तो शिक्षा की दार्शनिक नींव जो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। शिक्षा की दार्शनिक नींव मतलब दर्शन से संबंधित हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि दर्शन क्या होता है, ठीक है ना, और शिक्षा के अंदर दर्शन का क्या काम है, दर्शन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके शिक्षा के अंदर इसको क्या क्या कैसे कैसे मतलब इसको व्यवस्थित किया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होती है वो हमारी शुरुआत होती है कि दर्शन क्या होता है। दर्शन शब्द जो है वो क्या होता है, यदि आपको सबसे पहले अपन को पढ़ना होता है तो वो ये है कि दर्शन का अर्थ क्या है। यदि आप दर्शन का अर्थ यदि हम वैसे देखें तो दर्शन का मतलब होता है किसी भी, जैसे अपन कहते हैं भाई हमें भगवान के दर्शन करने, कोई बड़े आदमी के आप दर्शन करें, महापुरुष के दर्शन करें, तो दर्शन शब्द का यदि आपको अर्थ शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो दर्शन शब्द का जो है अर्थ हमारी लैंग्वेज में होता है कि किसी को देखना, किसी को देखना। लेकिन यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं तो ये जो शब्द है दर्शन, ये आपका ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक एक क्या है अपन का, यदि अपन देखें भारत के बाहर की जगह है जो फिलोसोफिया के अंदर मौजूद है, और ग्रीक शब्द जो है ये दर्शन जो है वो ग्रीक शब्द है, और इसका जो अर्थ यदि अपन देखें तो इसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान का प्रेम। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई दर्शन का अर्थ क्या होता है, तो दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। मतलब दर्शन जो है, यदि आप एक ही शब्द की बात करें यहाँ पर, तो दर्शन हमारे ज्ञान के प्रेम को कहते हैं। ज्ञान का प्रेम मतलब ज्ञान अपन जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है, और प्रेम हम जानते हैं कि प्रेम क्या होता है। लेकिन ज्ञान का प्रेम मतलब आपको यदि प्रेम की परिभाषा के रूप में हम बात करें तो देखिए प्रेम जो हो सकता है वो किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, खाने की चीज़ से, पढ़ने से, लिखने से, सोने से, किसी भी क्रिया विधि से, किसी भी एक्टिविटी से व्यक्ति को जो है वो प्रेम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो प्रेम है वो है ज्ञान का प्रेम। मतलब दर्शन का अर्थ जो होता है वो उस ज्ञान के प्रेम से होता है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो ज्ञान के साथ ऐसा प्रेम करता है कि व्यक्ति अधिक से अधिक अपना ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, या अधिक से अधिक व्यक्ति का जो प्रयास होता है वो ज्ञान की तरफ होता है। वो इसी में ही अपने, यदि आप बात करते हैं कि समय की, तो अपना जो भी समय है उस समय को ये इसी ज्ञान की प्राप्ति में वो क्या रहता है? व्यस्त रहता है, या अपनी व्यस्तता दिखाता है। तो वो अपन समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जो है वो ज्ञान से प्रेम करता है, मतलब इस व्यक्ति को ज्ञान से लगाव है, ये व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। ये हमारी इसके अंदर विशेष बात जो है वो होती है। मतलब ज्ञान जो है वो
उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ज्ञान को यदि हम दूसरे रूप में देखें तो ज्ञान को हम बुद्धि भी कह देते हैं, ज्ञान को हम बुद्धि भी कह देते हैं। अपन कहते हैं कि भाई इसके अंदर ज्ञान नहीं है, ये व्यक्ति अज्ञान है, और इसी को हम ऐसे भी कह देते हैं कि भाई इस व्यक्ति के अंदर तो बुद्धि नहीं है, इस व्यक्ति के अंदर बुद्धि नहीं है। तो अपन ज्ञान को दूसरे रूप में बुद्धि के नाम से भी जान सकते हैं। ये भी ज्ञान का एक पर्यायवाची, इसको आप मान सकते हो कि ज्ञान का पर्यायवाची बुद्धि होता है। ये आपका हो गया हमारे दर्शन का अर्थ कि दर्शन शब्द हमारा क्या होता है। अब दर्शन शब्द के अर्थ के बाद जो है हम विभिन्न शैक्षिक दर्शन पढ़ेंगे कि शैक्षिक दर्शन कौन कौन से हमारे पास में है। शैक्षिक दर्शन हम क्या पढ़ेंगे, विभिन्न शैक्षिक दर्शन। विभिन्न शैक्षिक दर्शन, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आदर्शवाद। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, आदर्शवाद। आदर्शवाद की यदि अपन बात करें तो आदर्शवाद जो है इसकी सबसे पहले तो अपन की बात आती है कि भाई इसके जनक कौन है। सबसे पहले अपन को इनका सब जितने भी अपन के शैक्षिक दर्शन हैं उनका जनक कौन है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो इसके आदर्शवाद के जो जनक हैं वो है प्लूटो। इसके आदर्शवाद के जनक कौन है आपके, प्लूटो। आदर्शवाद के अंदर आदर्शवाद का जो सिद्धांत है ये आपका क्या कहता है, आदर्शवाद का सिद्धांत क्या है, ये अपन को जो है वो याद रखना है। ये प्लेटो है, प्लेटो। इसके जनक कौन है, प्लेटो। इसके जनक आपने प्लेटो। अब आपको आदर्शवाद की सिद्धांत, इसकी सिद्धांत क्या है, ये अपन के लिए मेन चीज हो जाती है। इसके सिद्धांत क्या है, तो सबसे पहले अपन को सिद्धांत के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि सार्वभौमिक मन की उपस्थिति। यदि अपन इसमें पहला पॉइंट माने तो सार्वभौमिक मन की उपस्थिति। सार्वभौमिक मन की उपस्थिति, ठीक है ना, ये इसका पहला पॉइंट है। सार्वभौमिक मन की उपस्थिति से मतलब ये है कि मनुष्य जो है, सार्वभौमिक शब्द का मतलब आपको समझना है। सार्वभौमिक शब्द का मतलब होता है कोई भी कुछ भी हो, जैसे ज्ञान हो या व्यक्ति हो या वस्तु हो या भगवान हो, ईश्वर हो, कुछ भी हो, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई सी जगह या ऐसा कोई ज्ञान जो हर जगह मौजूद होता है या हर जगह उसको पाया जा सके, हर जगह वो मिल सके आपको, उसको हम कहते हैं सार्वभौमिक। यहाँ पर बात आती है व्यक्ति के मन की, मतलब व्यक्ति का जो मन है वो ज्ञान के प्रति उसका जो मन हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। मतलब ज्ञान, सार्वभौमिक मन की उपस्थिति जो है वो हमेशा होनी चाहिए, ये हमारा आदर्शवाद का सिद्धांत कहता है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति जो है वो ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम होता है, वो ज्ञान को आराम से प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है कौन, ये सिद्धांत जो है आदर्शवाद का सिद्धांत, ये मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। मनुष्य को आध्यात्मिक प्राणी मानता है। इसका ये सिद्धांत है, इसका आदर्शवाद का, कि ये कहता है कि जो मनुष्य है वो आध्यात्मिक प्राणी है। आध्यात्मिक प्राणी से मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मनुष्य है वो अध्यात्म में विश्वास रखने वाला होता है। वो किस में विश्वास रखने वाला होता है, अध्यात्म में। अध्यात्म का मतलब होता है, जैसे यदि अपन देखें कि वो पुराणों को मान रहा है, हमारे पुराने जो है कोई महापुरुष है, संत है, महात्मा है, ईश्वर है, ईश्वर के अंदर वो विश्वास रख रहा है, ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक जो है वो साधनों को अपना रहा है, तो हम उसको अध्यात्म कहते हैं। और ये आध्यात्मिक प्राणी माना जाता है किसको, मनुष्य को। और किसके अनुसार माना जाता है, आदर्शवाद के अनुसार। आदर्शवाद ये कहता है कि मनुष्य जो है वो एक आध्यात्मिक प्राणी है।
वास्तविक ज्ञान की अनुभूति मन में होती है। एक ये मानता है, एक क्या मानता है कि वास्तविक जो ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान की अनुभूति मन में होती है। आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इसकी जो अनुभूति है वो हमारे मन के अंदर होती है। एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक वास्तविक ज्ञान होता है, और वास्तविक ज्ञान जो होता है उसको वो अनुभव करता है अपने मन में, उसको वो महसूस करता है कि ये वास्तविक ज्ञान क्या है और वास्तविक ज्ञान से उसको क्या प्राप्त होने वाला है। और विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादों की दुनिया से श्रेष्ठ है, ये भी इस बात को ये कहता है। विचारों व मूल्यों की दुनिया, विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया से भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ है। हमारा आदर्शवाद का सिद्धांत जो है वो ये भी मानता है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, जिस पर व्यक्ति को चलना चाहिए, हमारे जो आचरण है, उनकी जो दुनिया है ये भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ होती है। मतलब भौतिकवादी जो दुनिया है ये मनुष्य के लिए अच्छी नहीं होती है। मनुष्य के लिए यदि श्रेष्ठ है तो वो विचारों और मूल्यों की दुनिया है। व्यक्ति को अपने विचारों से, अपने मूल्यों से, अपने कर्तव्यों से विशेष प्रकार से जो है वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये कहता है कि भौतिकवादी जो दुनिया है ये दुनिया जो है इससे श्रेष्ठ नहीं है। अब अपन पढ़ेंगे इसके उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या है यहीं पर अपन देख लेते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य में यदि अपन बात करें नंबर 1 तो ये हो गया, पहला उद्देश्य हो गया आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है, ये साक्षात्कार जो शब्द है, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब मैंने आपसे आपके कोई भी विचार जो है वो जाने, मैंने आपसे कुछ पूछा और कुछ पूछा, आपने उसका मुझे जवाब दिया, ये हो गया आपके लिए और मेरे लिए क्या हो गया, ये एक साक्षात्कार हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि अपन साक्षात्कार की बात कर रहे हैं तो ये साक्षात्कार कौन सा है, आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि मैं प्रश्न मुझसे ही करूं, मैं जो प्रश्न है ये मुझसे ही करूं, मैं आपसे नहीं करूं, और आपसे करूंगा तो ये साक्षात्कार हो गया। लेकिन यदि मैं खुद से ही प्रश्न करूं और खुद ही उसका जवाब दूं तो ये हो गया आत्म साक्षात्कार। मतलब सबसे आदर्शवादी का जो उद्देश्य होता है ये होता है कि इससे आत्म साक्षात्कार होता है। मतलब व्यक्ति जो होता है वो खुद का परीक्षण करता है, खुद के बारे में जानता है, खुद से वो प्रश्न पूछता है, और इससे व्यक्ति का क्या होता है, उत्थान होता है। यदि दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं अपन तो व्यक्ति का, जब व्यक्ति अपना आत्म साक्षात्कार करेगा मतलब व्यक्ति अपने बारे में जानेगा कि वह कौन है, क्या है, यदि उसके अंदर कोई कमी है, उसके अंदर कोई अच्छाई है, कौन सी बुराई है, ये सारा जो है वो समझ जाएगा तो वो व्यक्ति अपने अंदर की जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो व्यक्ति उनको क्या करेगा, दूर करेगा, और उनको दूर करके और वो अपना क्या कर लेगा, वो उत्थान करेगा। अपना क्या करेगा, वो उत्थान करेगा। एक सार्वभौमिक शिक्षा, इसका एक उद्देश्य ये भी है सार्वभौमिक शिक्षा। आदर्शवाद का एक उद्देश्य क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा। मतलब मनुष्य जो है वो सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त इससे कर सकता है। सार्वभौमिक शिक्षा का मतलब आप समझ रहे हैं, सार्वभौमिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जो हर जगह, हर परिस्थिति में कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहे
तो वो प्राप्त कर सकता है। इस बात को हमारा जो है वो आदर्शवाद कहता है। नैतिक भावना का विकास होता है इससे। क्या होता है? नंबर 4, नैतिक भावना का विकास। नैतिक भावना का विकास। नैतिक भावना आप समझते हैं कि एक नीतिगत भावना जो होती है मनुष्य की, मनुष्य जिससे अपना जो जीवन यापन है वो एक अच्छे तरीके से करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नैतिक भावना कहते हैं। जो एक अच्छी भावना होती है प्रत्येक मनुष्य के प्रति, उसके अच्छे विचार होते हैं, वो नीतिगत भावना का विकास होता है इससे, आदर्शवाद से। यह आदर्शवाद का जो है वो उद्देश्य है। आध्यात्मिक मूल्यों में वृद्धि। एक होती है आध्यात्मिक मूल्यों में वृद्धि। आध्यात्मिक मूल्यों में आध्यात्मिक मूल्यों में भी इससे क्या होती है? वृद्धि होती है। मतलब आदर्शवाद से व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक मूल्य विकसित हो जाते हैं, उसके अंदर आध्यात्मिक मूल्य आते हैं, वो ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, उसके आचरण अच्छे होते हैं, उसके कर्तव्यों की उसको जानकारी होती है, तो इससे उसके आध्यात्मिक मूल्य जो है वो बढ़ जाते हैं। एक यदि अपन बात करें तो सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य के अंदर आदर्शवाद के आने से उसके अंदर जो है वो सांस्कृतिक वातावरण का क्या हो जाता है? विकास होता है। मतलब वो व्यक्ति संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति जो है वो सचेत होता है, संस्कृति और परंपराओं के बारे में वो जानकारी प्राप्त करता है। तो ये अपन के जो है वो सिद्धांत हैं आदर्शवाद के, और ये आदर्शवाद के जो है वो उद्देश्य हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि इसकी शिक्षण विधि कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पर हम एक ही साथ सारी चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर यदि मैं बात करूं किसकी? शिक्षण विधि की, यहाँ पर लिख देते हैं अपन शिक्षण विधि। यहाँ पर अपन कौन सी चीज लिख देंगे? शिक्षण विधि। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, व्याख्यान, चर्चा विधि, प्रश्न विधि। व्याख्यान या चर्चा विधि, व्याख्यान या चर्चा विधि। एक हो गई आपकी प्रश्न विधि। ये हो गई आपकी प्रश्न विधि, और एक आपकी आ जाएगी इसके अंदर प्रोजेक्ट विधि भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। देखिए इन तीनों विधियों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा देख लो। व्याख्यान और चर्चा विधि का मतलब होता है कि आप आदर्शवाद को पढ़ोगे, आदर्शवाद को पढ़ने के लिए आपको कौन सी शिक्षण विधि जो है वो उपयुक्त रहेगी, कौन सी शिक्षण विधि से आप पढ़ सकते हो, कौन सी शिक्षण विधि आपके लिए अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले जो है व्याख्यान और चर्चा विधि, मतलब आपको किसी भी बिंदु को यदि बच्चे को समझाना है तो सबसे पहले तो उसको आप एक्सप्लेन करो, मतलब उसकी व्याख्या करो, और व्याख्या करने के बाद आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हो। चर्चा का मतलब जैसे आपने बच्चों को कुछ बता दिया, आपने बच्चों के सामने कोई भी चीज एक्सप्लेन कर दी, आपने व्याख्या कर दी, अब आप बच्चों से उसके बारे में चर्चा करिए, आप उनसे कोई प्रश्न पूछिए, आप उनसे कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए। तो ये व्याख्यान और चर्चा विधि के द्वारा जो है वो हम आदर्शवाद को अच्छे ढंग से जो है समझ सकते हैं। आगे आती है आपकी प्रश्न विधि। जैसे माना कि इसमें आपने चर्चा की, तो चर्चा ये प्रश्न, यहाँ पर चर्चा का मतलब हो गया आपने किसी बिंदु पर उनसे बातें कर ली, और प्रश्न विधि में क्या होगा, डायरेक्ट आप उससे क्वेश्चन पुटअप करोगे। माना कि आपने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा दिया, इसके बाद आप उनसे पूछ रहे कि भाई आदर्शवाद के जनक कौन है, तो ये आपने एक उनसे प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछा है, बच्चे उसका क्या देंगे, जवाब देंगे, और बच्चे से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे आपको जवाब देंगे। तो ये आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, ये आपकी प्रश्न विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्न विधि।
प्रोजेक्ट विधि का मतलब होता है कि जब आपको कोई भी चीज समझानी हो, आपको आदर्शवाद के बारे में बच्चे को बताना है, तो उससे पहले आप उसके लिए बच्चे के लिए एक कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। प्रोजेक्ट फिजिकल रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि हम स्पेशल एजुकेशन में जो है वो कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि हम प्रैक्टिकल के टाइम में कुछ TLM वगैरह बनाते, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाते हैं। वो एक तरीके से हमारे लिए जो है बच्चे को पढ़ाई को आसान करने का एक तरीका होता है। बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, कोई चीज समझा रहे हैं, तो बच्चे को कोई भी चीज आसान हो जाए, बच्चा उसको आसानी से कर ले, उसको बच्चा आसानी से समझ जाए, वो आपकी क्या होता है, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। इसका यही यूज होता है कि बच्चे को हम कोई चीज आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट बना करके, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करके भी आप आराम से इसको जो है वो समझा सकते हो। आपको आदर्शवाद के बारे में ये चीज आपको आनी चाहिए। देखिए, आदर्शवाद पढ़ लिया, उसके सिद्धांत, उसके उद्देश्य और उसकी शिक्षण विधि, ये 3 चीज हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ी। तो तीनों चीजों को आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रगति, अब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के बारे में भी हम जिस प्रकार हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार हम प्रकृतिवाद के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको आसानी से आराम से समझते जाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए नया टॉपिक है। दर्शन में आपको कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा आप पढ़ेंगे प्रकृतिवाद। यदि सबसे पहले अपन को जो है वो पढ़ना है कि इसके जनक कौन है, तो इसके जो जनक हैं वो रूसो व अरस्तु। इसके जनक कौन है, रूसो और अरस्तु। आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। आदर्शवाद जो है उसके जनक थे प्लेटो, और यदि आप प्रकृतिवाद की बात करेंगे तो प्रकृतिवाद के जनक है आपके रूसो और अरस्तु। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है, रूसो और अरस्तु। अब अपन बात कर दें कि भाई ये प्रकृतिवाद है क्या। तो प्रकृतिवाद एक ऐसा सिस्टम है, ऐसी प्रणाली है भैया, जो किसी भी ऐसी चीज को वास्तविकता से नकारती है जिसका अलौकिक महत्व है। यदि किसी का लौकिक से अलग अलौकिक रूप से किसी भी चीज का महत्व है, तो उसको वास्तविकता से क्या करती है, ये नकारती है। मतलब सत्य की खोज प्रकृति के माध्यम से ही की जा सकती है। इस बात पर ये जोर देता है प्रकृतिवाद। ये कहता है कि यदि आपको किसी भी वस्तु के लिए, ज्ञात के लिए, किसी भी ज्ञान के लिए यदि आपको सत्य की खोज करनी है, यदि आपको सत्य जानना है, तो सत्य को हम प्रकृति के द्वारा जान सकते हैं। ये बात को प्रकृतिवाद कहता है। अब इसके सिद्धांतों की बात आती है, अपन सिद्धांत देखेंगे सबसे पहले। तो पहला सिद्धांत हो गया इसका कि बाल केंद्रित शिक्षा है। इसके अंदर सिद्धांत, पहला सिद्धांत हो गया इसका कि बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का आप मतलब समझें कि जो शिक्षा दी जाएगी वो बाल केंद्रित होगी। बाल केंद्रित का मतलब वो बच्चों को केंद्र में रख के दी जाएगी। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों पर केंद्रित शिक्षा पर इसमें बल दिया जाता है। इसमें ज्यादा जो है किसी भी टॉपिक या किसी बिंदु को अधिक स्तर पर जो है नहीं रखा जाता है। केवल ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बच्चों को दी जाने वाली ये शिक्षा होती है। ये पहली चीज तो इसके सिद्धांत के अंदर ये आती है। बचपन में नकारात्मक शिक्षा, ये इसके सिद्धांत है। बचपन में नकारात्मक शिक्षा, मतलब जो बालक को, देखिए ये बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे को दी जाएगी और बचपन में दी जाएगी। ये भी अपन समझ रहे हैं कि जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो किस में दी जाएगी, बचपन में, और किसको दी जाएगी, बच्चों को दी जाएगी। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा है तो बचपन में बच्चों को एक नकारात्मक शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है
कि बालक जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चीज सीखे, मतलब उसको पहले नकारात्मक शिक्षा जो है वो दी जाती है। और अगला जो इसका आता है कि मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। ये शिक्षा जो है, शिक्षा बालक की मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। यदि अपन बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मनोविज्ञान पर आधारित हो। मनोविज्ञान अपन कहते हैं साइकोलॉजी, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है, बच्चा किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, बच्चा किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या चीज उसकी समझ में आ रही है, क्या चीज उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीजें बालक के मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। क्या शिक्षा, एक है आपकी भूमिका और शिक्षक की भूमिका और मार्गदर्शन, शिक्षक की भूमिका व मार्गदर्शन, मतलब बालक को शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। मतलब शिक्षक जो है उसका मार्गदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए उस बालक का कि बालक किस प्रकार जो है शिक्षा प्राप्त कर रहा है और उसको किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, आगे उसको क्या करना चाहिए, कौन से रास्ते पर उसको जाना चाहिए, कौन सा रास्ता उसके लिए सही नहीं है। ये सारी चीजों का मार्गदर्शक जो है वो कौन होना चाहिए, आपका शिक्षक होना चाहिए। एक शिक्षा बालक की शक्ति और क्षमताओं का स्वाभाविक विकास है। इस बात को भी ये कहता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा बालक की शक्तियों, शिक्षा बालक की शक्तियों व क्षमताओं का स्वाभाविक विकास है। स्वाभाविक विकास है, मतलब जो शिक्षा है बालक की शक्ति और क्षमताओं को बढ़ाता है। ये हमारा प्रकृतिवाद कहता है यदि बालक को शिक्षा दी जाए तो उसकी शक्तियां और उसकी क्षमताएं, जो उसकी शक्ति और क्षमता जो है वो स्वाभाविक रूप से क्या है, बढ़ जाती है। मतलब स्वाभाविक रूप से ही उसके अंदर इनका बढ़ना जो है वो प्रारंभ होता है। एक शिक्षण के तरीके, प्रकृतिवाद और शिक्षण के तरीके इसके अंदर आप पढ़ेंगे। शिक्षण के तरीके, शिक्षण के तरीके किसके, प्रकृतिवाद, प्रकृति के बाद के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आ गया आपका करके सीखना। शिक्षण का कौन सा तरीका है, इसमें सबसे पहले आएगा आपका करके सीखना। दूसरा आ जाएगा आपका खेलने का तरीका, दूसरा आ जाएगा आपका खेलने का तरीका। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा अभी अपन बताएंगे। दूसरा कौन सा आ गया आपका खेलने का तरीका, अवलोकन में प्रयोग। तीसरा आ गया आपका अवलोकन है प्रयोग। चौथा आ गया आपको स्वय शिक्षा। स्वय शिक्षा ये हमने एक बार और पढ़ी है, ठीक है ना, स्वय शिक्षा। अब इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपकी शिक्षण के तरीके हैं। मतलब ऐसे एक मानिए कि प्रकृतिवाद को आप किस प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार समझेंगे। जैसे हमने आदर्शवाद के अंदर शिक्षण की विधियां पढ़ी थी, उसी प्रकार यहाँ पर हम प्रकृतिवाद के शिक्षण के तरीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका ये तरीका हो गया कि आपको करके सीखना चाहिए। करके सीखना चाहिए मतलब पहले किसी काम को यदि आपकी समझ में नहीं आता है, आप उस काम को करने में सक्षम नहीं है, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक आप प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का प्रयास करें। मतलब सबसे पहले आप उसको करके देखें, भाई ये कार्य ऐसे होता है या नहीं होता है। यदि आप करके सीखेंगे तो प्रकृतिवाद ये कहता है
कि बच्चा जो है वो उसको अच्छे ढंग से सीख सकता है। एक खेलने का तरीका, उसका खेलने का तरीका, जैसे आपने पढ़ा होगा कि खेल खेल में शिक्षा दी जाती है आपको, काफी खेल की जो है वो विधियां भी है, और खेल की शिक्षा से जो बालक है वो उसको आसानी से शिक्षा को प्राप्त कर लेता है, मतलब आसानी से वो उसको समझ जाता है। तो खेलने का तरीका भी एक इससे शिक्षा से जुड़ा होना चाहिए। एक अवलोकन और प्रयोग, बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो बच्चे को अवलोकन भी करना बहुत जरूरी है, या हमको अवलोकन करना बहुत जरूरी है। अवलोकन का मतलब हो गया कि बच्चा कौन सी चीज जो है वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, वो कितना सीख पाया, ये अवलोकन हमको करना चाहिए। और उसके ऊपर फिर हमको एक क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इसको आप वेरीफाई करने के लिए उसको आपको प्रयोग करना चाहिए। एक हो गया आपकी स्वयं शिक्षा, मतलब खुद की शिक्षा। बच्चा जो है वो खुद की शिक्षा के बारे में जो है वो ज्ञान प्राप्त करेगा कि इसमें वो खुद की शिक्षा कितनी प्राप्त कर रही है, या उसका वो एज ए, आप इसको अपन स्वयं प्रयास कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो खुद कितना प्रयास कर रहा है, खुद कितना पढ़ाई कर रहा है, खुद की शिक्षा उसकी क्या है, शिक्षा के बारे में उसके खुद के क्या विचार है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर जो है आती है। ये हमारा प्रकृतिवाद है। अब प्रकृतिवाद के बाद में जो आपका तीसरा है वो है आपका व्यवहारवाद। तीसरा जो है वो है आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तीसरा पढ़ेंगे अपन। व्यवहारवाद, यदि अपन इसके जनक की बात करें तो जनक इसके क्या है कि 3-4 जो हैं वो इसके जनक माने जाते हैं। जैसे जॉन डेवी, जॉन डेवी इसके जनक हैं। एक विलियम जेम्स, ये भी इसके जनक माने जाते हैं। एक चार्ल्स सॉन्डर्स पियर्स, ये इसके नाम है। तो ये व्यवहारवाद क्या होता है, व्यवहारवाद के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो व्यवहारवाद जो है, जैसे हमने अभी तक 2 चीज पढ़ी है। आपने यहाँ पर देखिए आदर्शवाद पढ़ लिया, एक हमने प्रकृतिवाद पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा, एक प्रकृतिवाद। तो जो हमारा व्यवहारवाद है, ये व्यवहारवाद जो है वो इसका और इसका, इन दोनों के बीच का रास्ता है। इन दोनों क्या है, ये बीच का रास्ता। मतलब व्यवहारवाद जो है वो आपका आदर्शवाद और प्रकृतिवाद दोनों के बीच के रास्ते को जो है ये अपनाती। व्यवहारिकता जो है ये सीखने और अनुभव से सीखने पर जोर दिया जाता है। मतलब आप पहले सीखिए, पहले सीखने पर जोर देगा, इसके बाद में आपके अनुभव पर भी जोर देता है। मतलब आप सीखें और अनुभव से सीखें। पहले आपने कुछ, जैसे माना कि आपने देखा होगा कि कुछ चीजें हम किताबों में से पढ़ते हैं, कुछ चीजें जैसे मैंने आपको कोई चीज पढ़ाई तो आपने यहाँ पर पढ़ ली, लेकिन आपने उसके साथ साथ अपने अनुभव के द्वारा भी कुछ चीजें ऐसी हैं वो सीखी, कुछ चीजें आपने अनुभव के द्वारा भी सीख ली। तो ये हमारा जो है ये व्यवहारवाद जो है वो इस पर हमारा बल देता है। इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं? सिद्धांत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसके व्यवहारवाद के सिद्धांत। व्यवहारवाद के क्या पढ़ेंगे हम? सिद्धांत। तो सबसे पहला जो इसका सिद्धांत है, मनुष्य को मूलतः एक जैविक और सामाजिक जीव माना जाता है। मनुष्य जो है सामाजिक, ये आपको भी खूब पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है और जैविक प्राणी माना जाता है। व्यवहारवाद हमारा कहता है कि एक मनुष्य जो है वो समाज में रहने वाला प्राणी है, और उसको जैविक प्राणी भी यहाँ पर कहा गया है।
सामाजिक प्राणी के बारे में तो आप भी समझ जाएंगे कि मनुष्य समाज के अंदर अपना जीवन यापन करता है, समाज के अंदर रहता है, इसलिए हम उसको सामाजिक प्राणी कहते हैं। और जैविक प्राणी भी है, मतलब उसके अंदर एक जीव है, वो सजीव व्यक्ति है। और ऐसा भी माना जाता है, यदि अपन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जो है वो भगवान की श्रेष्ठ कृतियों के अंदर आता है, मतलब श्रेष्ठ जीवों के अंदर जो आता है। दूसरा इसका जो है वो, यदि अपन इसके सिद्धांत की बात करें तो ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से, ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। ज्ञान को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए, मतलब यदि ज्ञान को आपको वेरीफाई करना है, ज्ञान को सत्यापित करना है, तो उसके लिए आपको कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा? प्रयोगात्मक तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब आपको प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि ये ज्ञान वास्तविक रूप से उचित है या नहीं है, ये ज्ञान वास्तविक रूप से सही है या नहीं है। ठीक है ना? तो ये मतलब अपन को प्रयोग से सत्यापित करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसमें एक आता है कि विचार वास्तविक हैं जिन्हें जीवन में साकार किया जा सकता है। विचार वास्तविक हैं जिन्हें जीवन में साकार किया जा सकता है। विचार वास्तविक हैं जिन्हें जीवन में साकार किया जा सकता है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। विचार कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। मतलब हमारे मन के अंदर यदि कोई किसी प्रकार का भी विचार आता है तो आप इसको ये मान के चलिए कि ये ओरिजिनल है, ये वास्तविक है। और ये वास्तविक विचार जो है इनको आप जीवन में साकार कर सकते हो, मतलब इनको जीवन में आप पूरा कर सकते हो यदि आप इसके लिए आवश्यक जो भी मेहनत है, आवश्यक जो भी कार्य है, यदि आप उनको पूरा करते हैं तो अपने विचारों को आप जीवन में क्या कर सकते हो? साकार कर सकते हो। वे सिद्धांत ही सत्य हैं जो व्यावहारिक स्थितियों में काम करते हैं। जो व्यावहारिक जीवन में काम करते हैं में काम करते हैं वे सिद्धांत सत्य है। इसकी कहने का मतलब है कि यदि आपको ये कहना है कि भाई कौन सा सिद्धांत सत्य है, तो जो सिद्धांत आपके व्यवहारिक जीवन में काम करते हैं, यदि कोई भी सिद्धांत आपके सामने किसी ने दिया, उस सिद्धांत को आप अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके देखिए। यदि व्यवहारिक जीवन में वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, अच्छे ढंग से, तो वह सिद्धांत जो है वो सत्य है, वो पूर्ण रूपेण क्या है? सत्य है। नहीं तो वह सत्य नहीं है। कोई पूर्ण मूल्य नहीं है, सभी मूल्य सापेक्ष हैं। ये भी इसका 5वां सिद्धांत। कोई मूल्य पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है, सभी सापेक्ष है। यदि आप किसी भी मूल्य की बात करें, जैसे कोई भी मूल्य या कोई भी आपके अंदर आदर्श या कोई भी गुण आपके अंदर है, आप कहें कि भाई हम तो मूल्यों से पूर्ण हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। कोई भी जो मूल्य होता है वो पूर्ण नहीं होता है। सभी कैसे होते हैं?
सापेक्ष होते हैं। जो उपयोगी के रूप में काम करता है वही मूल्य हो जाता है। मतलब जिस मूल्य को आप उपयोग में काम लेंगे, जैसे माना कि आपको कोई भी कार्य है किसी वस्तु से, और वो वस्तु यदि आपको उस समय प्राप्त हो जाती है तो वो वस्तु आपके लिए क्या है, पूर्ण है। और यदि वो वस्तु, जिस काम के लिए कोई वस्तु चाहिए वो वस्तु आपको उपलब्ध नहीं होती है तो वो किसी प्रकार से हमारे लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, किसी प्रकार से हमारे लिए काम की वो नहीं। अब अपन को पढ़ना है कि इसके शिक्षण के तरीके क्या हैं। इसको व्यवहारवाद को पढ़ने के या इसको की शिक्षा लेने के शिक्षण के तरीके क्या है। तो अपन पढ़ेंगे शिक्षण के तरीके। क्या पढ़ेंगे, शिक्षण के तरीके। प्रगतिशील सीखने का सिद्धांत पहला है, प्रगतिशील सीखने का सिद्धांत। मतलब आप यदि इसको शिक्षण कार्य करना चाहते हैं किसका, व्यवहारवाद का, तो आपको प्रगतिशील शिक्षण के तरीके यूज करने पड़ेंगे, जिससे आप मतलब किसी भी कार्य की जो है वो प्रगति कर सकें। मतलब आपका जो कार्य है वो निरंतर प्रगति पर रहे। करके सीखने का सिद्धांत, देखिए करके सीखने का सिद्धांत इसके अंदर भी आता है। करके सीखने का सिद्धांत मतलब आप किसी भी कार्य को, किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने से पहले आप उसको करके सीख सकते हो, मतलब उसको प्रैक्टिकली आप सीख सकते हो। एक इसके अंदर आएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या आएगा आपका, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब यदि आपको शिक्षण कार्य करना है किसके अंदर, व्यवहारवाद के अंदर, तो आप एकीकरण के सिद्धांत के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब एक इसके क्या पढ़ने हैं अपन को, उद्देश्य पढ़ने। क्या पढ़ने हैं, इसके क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य इसका ये हो जाएगा, सामंजस्यपूर्ण विकास। व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास। एक व्यक्ति का जो है वो सामंजस्यपूर्ण विकास यदि आपको करना है तो आपको व्यवहारवाद को अपनाना पड़ेगा। मतलब ये इसका क्या है, एक उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब व्यवहारवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, व्यवहारवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्यक्ति का इससे सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। एक अनुभव, निरंतर अनुभव, निरंतर अनुभव मतलब एक व्यक्ति जो है वो अपना अनुभव जो है वो लगातार इसके साथ में साझा कर सकता है। एक आती है आपकी सामाजिक दक्षता। इसका एक उद्देश्य क्या है, सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से सभी कार्यों में जो है वो दक्ष होता है। ये होती है आपकी सामाजिक दक्षता। ये हमारा क्या है, कौन सा सिद्धांत हो गया, ये आपका हो गया व्यवहारवाद का सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत हो गया आपका, व्यवहारवाद का। अब हम जो है अगला हम पढ़ेंगे विभिन्न शैक्षिक दर्शन के अंदर, अगला है मानवतावाद। अगला हम पढ़ेंगे मानवतावाद। ये हम आपको बहुत ही स्लो तरीके से जो है मैं इसको कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अब तक पढ़ी हुई चीजों में ये थोड़ी सी आपके लिए नई चीज है, और नई चीज नहीं होती तो हम इसको बहुत जल्दी करके और इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इसकी क्या है कि हमने केवल एक ही वीडियो में हम सबको हमने ले लिया। अब आ जाएगा आपका मानवतावाद। मानवतावाद ये नंबर आपका 4 है। मानवतावाद जो है वो इसके जनक कौन माने जाते हैं, अब्राहम मास्लो। जनक हो गए इसके अब्राहम मास्लो। एक आपके हो गए कार्ल रोजर्स। कार्ल
रोजर्स, और एक हो गया आपके मैल्कम नोल। मैल्कम नोल, ठीक है ना। ये इसके क्या है, जनक है। अब इसके बारे में आपको सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि मानवतावाद होता क्या है। यदि अपन देखिए पहले भी कि देखिए इसके अंदर मानव शब्द है, मानवता शब्द है, और इसके बाद में बाद लगा हुआ है। मानवतावाद शब्द है वो आपके मानव से मानवता और मानवता से मानवतावाद, ये शब्द बना है। तो यदि अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो हमारा अध्ययन, दर्शन और अभ्यास में एक दृष्टिकोण जो मानव मूल्यों और चिंताओं पर केंद्रित होता है। मानव की मूल्य और चिंता, इन दोनों पर ये मानवतावाद जो है पूरा तरीके से केंद्रित होता है। ये ऐसी मतलब एक विचार वाली प्रणाली है मानवता। कौन सी प्रणाली है, विचार वाली है, जो धार्मिक मान्यताओं को अस्वीकार करती है। मतलब आपको यदि किसी भी प्रकार के कोई आडंबर आप करते हैं, किसी प्रकार की अन्य चीजें आपके दिमाग में है, तो उनको ये स्वीकार नहीं करती है, उनको अस्वीकार करती है, और मनुष्य को उनके मूल्य, क्षमता और मूल्य पर केंद्रित करती है। मनुष्य के अंदर क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसके अंदर कैसे मूल्य है, किस प्रकार के व्यक्ति के अंदर गुण मौजूद हैं, कैसा ज्ञान मौजूद है, ये सारी चीजों पर ये केंद्रित होती है। फालतू की चीजों को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है। यदि हम इसके सिद्धांतों की बात करें तो विद्यार्थियों का सीखना से निर्देशित होना चाहिए। यदि अपन बात करते हैं सिद्धांत, पहला सिद्धांत ये कहता है कि विद्यार्थियों का सीखना, विद्यार्थियों का सीखना स्वयं निर्देशित होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, स्वयं निर्देशित होना चाहिए। मतलब बालक, विद्यार्थी जो है वो कोई भी चीज सीखता है तो उसका जो निर्देश है, उसके प्रति जो कोई भी बातों की बात बताई गई या कुछ भी है, वो स्वयं निर्देशित, मतलब खुद के निर्देश में होना चाहिए, खुद के निर्देशित से होना चाहिए। एक इसमें है कि सीखने की प्रक्रिया में ज्ञान के साथ साथ भावनाएं भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान के साथ साथ भावना, ज्ञान के साथ साथ भावना, मतलब आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बालक एक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर भावनाओं का भी विकास होना चाहिए। ये हमारे मानवतावाद का सिद्धांत जो है कहता है। एक सार्थक मूल्यांकन का एकमात्र रूप स्वमूल्यांकन। यदि आपको मूल्यांकन करना है तो स्वमूल्यांकन, क्या करना है आपको, स्वमूल्यांकन का मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि स्वयं अपना, और मूल्यांकन मतलब एवोल्यूशन, मतलब अपने आप को परखना। स्वमूल्यांकन पर ये जोर देता है कौन, मानवतावाद, कि भैया यदि आपको खुद के बारे में या किसी भी बात के बारे में आपको पता लगाना है तो सबसे पहले अपना मूल्यांकन करो। यदि आप कैसे हैं, आपके अंदर कौन सी चीज है, कौन से गुण है, कौन से अगुण है, ये सारी चीजें जो है वो सबसे पहले आप अपने का मूल्यांकन करो। इसके बाद आपको आगे किसी का मूल्यांकन करना है। एक छात्र बिना किसी खतरे वाले माहौल में सबसे अच्छा सीखते हैं। इससे क्या है, शिक्षा अच्छी मिलती है, सबसे अच्छा सीखना, सबसे अच्छा सीखना। मानवतावाद के अंदर जो बालक होता है वो कैसा भी माहौल हो, बिना खतरे वाले माहौल, मतलब यदि उसको कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का इधर उधर से कोई खतरा नहीं है, तो वो सबसे अच्छा ज्ञान जो है वो प्राप्त करता है। कहाँ से, मानवतावाद से। और यदि आप इसको 1-5 में की बात करें तो स्कूल को ऐसे छात्र तैयार करने चाहिए जो सीखना चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे सीखना है, सीखना चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे सीखना है। सीखना चाहते हैं, पहली बात हो गई आपका सीखना चाहते हैं, और ये भी जानते हैं
कि कैसे सीखना है, कैसे मतलब विद्यालय या शिक्षक को एक ऐसे छात्र जो है वो तैयार करने चाहिए कि जो पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी चीज को सीखना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो ये भी जानते हैं कि उनको ये चीज कैसे सीखनी है। यदि ये सारी प्रक्रिया है तो वो बालक जो है वो आराम से इसको सीख सकता है। ये मानवतावाद के अंदर ही जो है वो बताया जाता है। इसमें क्या है कि आपको कोई शिक्षण की विधि वगैरह जो है वो ज्यादा इसके अंदर नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है अपन का छात्र और अध्यापक दो ही चीजों से संबंधित चीजें आती हैं। ये हमारी क्या है कि जो दूसरी यूनिट है, ये हमारी दूसरी जो यूनिट है उसका ये मान के चलिए आपकी इसके दो पार्ट मात्र आज हमने पढ़े हैं, 2.1 और 2.2, 2.3, 4 और 5। इसकी हम अगली वीडियो जो है वो एक वीडियो हम आपको और रिकॉर्ड कर देंगे और इसको आप पूरी देखें। भैया हम इतनी मेहनत से जो है वो आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति इसको देख रहा है और कौन इसको नहीं देख रहा है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे इसको देखते ही नहीं। तो भैया जब आप देखते नहीं, आपके लिए ये सब कुछ मेहनत की जाती है, आप इसको देखिए। और जो बच्चा देख रहा है कम से कम आप एक कमेंट करके, आपको कितना समय लगता है मोबाइल में कमेंट करने में, तो आप एक कमेंट करके हमें बता दीजिए कि भाई हम देख रहे हैं, क्या आपको चाहिए। यदि आप हमें ये चीज़ें लिखते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अभी तो इससे पहले वाली वीडियो में भी हमें कुछ की वो चीज़ मिली कि सर आप दूसरी यूनिट की वीडियो जो है अपने नहीं भेजी, तो हमने आज दूसरी यूनिट की वीडियो जो है बना दी। और यदि कोई ऐसी समस्या है बीच में तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप लगातार देखते रहिए। भैया हम कोशिश करेंगे कि दिवाली की छुट्टी में आपको डेली हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके और भेजते रहें। आप हमें सपोर्ट करते रहिए, आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करते रहिए और देखते रहिए। हमें आप लाइक, कमेंट वगैरह कैसे सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।